नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम अध्ययन कर रहे थे वैदिक सभ्यता का। हमारी वैदिक सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। कल हमने वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन आदि पक्ष को जाना और समझा। आज उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक धर्म को जाना और वैदिक धर्म के बाद छठवीं शताब्दी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और दो व्यक्तियों का इनमें महत्वपूर्ण योगदान। एक का नाम था महावीर स्वामी और एक का नाम था महात्मा बुद्ध। ठीक है, छठवीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के द्वारा इन आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। ठीक है, महावीर स्वामी ने जिस धर्म की स्थापना की उस धर्म था जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक जो है वो उनका नाम है महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा ज्ञात है। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, किंतु अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वह संस्थापक है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी के 22 वर्ष बाद ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और उनके द्वारा जिस धर्म की स्थापना की जाती है वह धर्म होता है बौद्ध धर्म। इन दोनों ही धर्मों की स्थापना का कारण क्या रहा, क्यों ये दोनों धर्म आते हैं और इतने विस्तारित हो जाते हैं और भारत में राजाओं के द्वारा इन धर्मों को आश्रय दिया जाता है? रीजन क्या था? उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म जटिल हो गया था। यज्ञ, कर्मकांड, इनको महत्व मिल गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आ गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं पनप गई थी, जिस वजह से शूद्रों का स्थान धीरे धीरे गिरता जा रहा था। तो उसी सब चीज को सिमिलर करने के लिए, बराबर करने के लिए या इस व्यवस्था से अलग व्यवस्था बनाने के लिए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के द्वारा जैन धर्म और क्रम से बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो महात्माओं का समय रहता है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज इसकी बात सिर्फ इतनी। आज हमारे इतिहास के क्रम में आगे चलते हैं वैदिक सभ्यता के बाद में, यानी उत्तर वैदिक काल में के बाद जिस सभ्यता का विकास होता है या जो सभ्यता प्रकाश में आती है वह है महाजनपद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद में जो प्रकाश में आता है, जो युग आता है, उसका नाम है महाजनपद युग। ठीक है, तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग का विकास हुआ। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। क्या कहा गया है? द्वितीय नगरीय क्रांति। महाजनपद को द्वितीय नगरीय क्रांति कहने का क्या कारण रहा? द्वितीय नगरीय क्रांति इसलिए कहा गया, जो विशेषता एक नगर में होती है वही विशेषता इस महाजनपद युग में आई। और पहली जो नगरीय विशेषता थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वह थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, नगर की क्या विशेषता होती है? शासक वर्ग का उदय होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, 2 मंजिला 3 मंजिला भवन होते हैं। ठीक है, कृषि कार्य उन्नत होता है। तो इन सभी विशेषताएं महाजनपद युग में पाई गई, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। और पहली नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता का और महाजनपद युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद या उत्तर वैदिक युग के बाद जो युग आता है वह है महाजनपद। थोड़ा सा रिवीजन। सबसे छोटी इकाई कुल, ठीक है, परिवार। सबसे छोटी इकाई समाज की जो होती है वह कुल होती है। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। ठीक है, इस तरह से महाजनपदों का विकास। कुल का मुखिया, परिवार का मुखिया जो भी बड़ा होगा। ठीक है, ग्राम का मुखिया ग्रामनी, विश्व का मुखिया विश्वपति। जन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ऋग्वेदिक काल में जन थे, यानी कि बहुत सारे विश्व को मिलाकर के जन बना और जन का मुखिया राजा और जन, 2 जनों को मिलाकर के क्या इसका विकास हुआ? जनपद। और यहाँ आगे साम्राज्य का विस्तार हो गया और एक नवी युग का प्रारंभ हुआ जिसका नाम है
महाजनपद। ठीक है, महाजनपद, जैसे कि आज भारत में जो राज्य हैं उसके आधार पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान वगैरह, तो एक राज्य एक महाजनपद, तो ऐसे करके महाजनपद का विकास। तो भारत में आज 28 राज्य हैं, तो उन्हीं में से वैसे ही राज्यों को क्या कहा गया है, महाजनपद कहा गया है। तो सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, और जनपदों को मिलाकर के जिसका निर्माण हुआ वह कहलाया महाजनपद। ठीक है, अब महाजनपद की बात क्या है, जानकारी कहां से प्राप्त होती है, महाजनपदों की। ठीक है, अपन इधर आएंगे, महाजनपदों की जानकारी कहां से प्राप्त है। तो एक तो है जैन ग्रंथ, एक है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जैन ग्रंथ में बात करूं मैं तो भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, और एक जैन ग्रंथ और है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। बौद्ध ग्रंथ में बात करूं तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। एक व्यक्ति और है, उन व्यक्ति का नाम है पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अभी सिर्फ अपन इतनी बात करेंगे कि महाजनपदों की जानकारी हमको किन साहित्यों से प्राप्त होती है। तो महाजनपद के लिए आपको जिन साहित्यों को याद रखना है वह भगवती सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, अंगुत्तर निकाय है और अष्टाध्यायी है। लेकिन यहां पर जो महाजनपद बताए गए हैं उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, सभी जगह सेम नाम नहीं मिलते। लेकिन इतनी बात है कि महाजनपद युद्ध की जानकारी हमको जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपद बताए गए। कितने महाजनपद बताए गए, 16। अब परिशिष्ट पर्वन भी जैन ग्रंथ ही है तो यहां पर भी 16 ही होंगे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, किंतु पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। कितने महाजनपद, 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है कि उस समय 6वीं शताब्दी में भारत की भूमि पर 22 महाजनपद थे, किंतु बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 और जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपदों की सूची दी गई है वह समान नहीं है। कुछ महाजनपदों के नाम ही दोनों स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक विश्वसनीय सूची हम जिसको मान सकते हैं वह बौद्ध ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय है। आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि महाजनपद की जानकारी हमको कहां से मिलती है। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, परिशिष्ट पर्वन से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और पाणिनि की अष्टाध्यायी से। यहां तक की बात क्लियर। तो द्वितीय नगरीय क्रांति कह दिया हमने महाजनपदों को, महाजनपदों की जानकारी हमको प्राप्त हो गई। 2 ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जिसमें प्रमुख सूची, जिसकी विश्वसनीय सूची मानी गई है वो कौन सी है, बौद्ध ग्रंथ। अब बात करते हैं हम 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद भारत की कहां कहां पर स्थित है, तो आओ देखो। पहला महाजनपद है काशी। पहले महाजनपद का नाम है काशी, ये नंबर नहीं है, सिर्फ महाजनपद है। तो काशी इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है और कौन सी महाजनपद को लेकर के कोई एक विशेष बात है। तो ये 16 महाजनपद है और महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी, उनको लेकर की विशेष बात। ये जो महाजनपद व्यवस्था थी ये 2 आधार पर या 2 भागों में बटी हुई थी। महाजनपद व्यवस्था 2 आधार पर 2 भागों में बटी हुई थी और टोटल महाजनपद है 16। 2 आधार क्या थे प्रशासन चलाने के, एक आधार था राजतंत्र और एक आधार था गणतंत्र। ठीक है, जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी 16 महाजनपदों की प्रशासन व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई थी। राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था थी या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और एक थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो राजतंत्र और गणतंत्र आप अच्छे समझते हो। राजतंत्र से तात्पर्य यह है कि यहां पर जो सत्ताधिकारी होगा वह एक व्यक्ति होगा। कौन होगा, एक व्यक्ति। लेकिन गणतंत्र से तात्पर्य यह है संघ। ठीक है, संघ, एक संघ या गण का निर्माण किया जाएगा और उस गण के लोगों के द्वारा उसका शासन चलाया जाएगा। तो एक से अधिक लोग शासन चलाएंगे। यहां पर एक व्यक्ति शासन चलाएगा और यहां पर एक से
अधिक लोग शासन चलाएंगे। तो गण या संघ के लोग मिलकर के शासन चलाएंगे, ऐसी व्यवस्था है गणतंत्र। और जहां पर एक व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी, ऐसी व्यवस्था है राजतंत्र। तो दो भागों में बटी हुई थी। अब आपको पता करना है कि कितने राजतंत्र थे और कितने गणतंत्र। तो मैं फिर से जिक्र करता हूं, टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने? 16। जिसमें से राजतंत्रात्मक व्यवस्था कितने महाजनपदों में थी? तो 14 महाजनपद। 16 में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। बच गए कितने? 2। तो 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। ठीक है, 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे और 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। 14 के नाम के स्थान पर आप 2 का नाम स्थान ध्यान रखेंगे अपन की 2 कौन से थे। तो 2 गणतंत्र की बात करें तो एक था मल्ल और एक था वज्जी। ये 2 गणतंत्र थे। 14 महाजनपदों की, 14 राजतंत्रात्मक की बात हो जाएगी। पहले अपन गणतंत्र की बात देखें तो एक से अधिक लोग यहाँ पे शासन चलाते थे, गण या संघ के मुखिया होते थे। और 16 महाजनपदों में से 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे। एक का नाम है मल्ल और एक का नाम क्या है? वज्जी। मल्ल 2 गणों का समूह था और वज्जी में 8 गण। ठीक है, वज्जी में 8 गणों का समूह था और मल्ल में 2। अब वज्जी में 8 कौन कौन से थे वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लिच्छवी था वगैरह, और मल्ल में 2। तो ऐसे करके 2 गणतंत्रात्मक और 14 क्या थे? राजतंत्रात्मक। ठीक है, तो पूछा जाएगा प्रश्न आपको, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र, निम्न में से कौन सा महाजनपद राजतंत्रात्मक नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा मगध, एक ऑप्शन होगा काशी, एक ऑप्शन होगा वज्जी, एक ऑप्शन होगा कौशल। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा महाजनपद राजतंत्रात्मक नहीं है या वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? तो वह हो जाएगा कौन सा? वज्जी। ठीक है, वज्जी के बारे में अपन देख चुके हैं। वज्जी कैसा है? गणतंत्रात्मक है। तो 16 महाजनपद उल्लेख अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और व्याकरण के जो जनक कह सकते हैं अपन, जिनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत में पहली बार व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए हम उनको व्याकरण ग्रंथ का जनक भी कहते हैं। तो पाणिनि भी महाजनपदों की बात करते हैं, लेकिन पाणिनि ने जितने महाजनपद बताए हैं वो कितने हैं? 22। उनकी बात अपन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसकी बात। तो इस तरह से 16 महाजनपद, 14 राजतंत्र, 2 गणतंत्रात्मक। चले आगे देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्या है परीक्षा में, महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी। ठीक है, महाजनपद और उसकी राजधानी को लेकर के प्रश्न बनेगा, और उससे अगर कुछ विशेष बात है तो उनको लेकर के प्रश्न बनेगा। तो पहले मैं आपको गणतंत्र वाले राजतंत्र बता दूंगा। ठीक है, तो 2 गणतंत्र वाले राजतंत्र देखें यहां पर। एक राजतंत्र का नाम, गणतंत्र। ठीक है, 2 महाजनपद पढ़ रहे हैं जिनमें गणतंत्र वाली व्यवस्था थी। एक था मल्ल, मल्ल की थी 2 राजधानियां, एक राजधानी कुशीनगर थी और एक राजधानी थी पावा। ठीक है, मल्ल की कितनी राजधानियां थी? एक राजधानी कुशीनगर, एक राजधानी क्या थी? पावा। दूसरा गणतंत्र है जिसका नाम है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। और यहां का प्रमुख गण जो था वह था लिच्छवी। ठीक है, प्रमुख गण जो था वह था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी में एक शासक था जिसका नाम था चेटक, और चेटक की बहन जिसका नाम था चेलना। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सुनना। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, प्रमुख गण था लिच्छवी, लिच्छवी का राजा चेटक था और चेटक की बहन चेलना। ठीक है, चेलना के ही पुत्र हुए थे जिनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? चेलना, और चेलना के भाई का नाम क्या था? चेटक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो 8 राज्यों का संघ था। वज्जी की राजधानी वैशाली और मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और कौन सी हो गई? पावा। अब चलते हैं हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर कि राजतंत्र 14 थे और उनके नाम क्या थे, उनकी राजधानी और उनको लेकर के कुछ एक विशेष बातें। ठीक है, देखो यह है महाजनपद और यह है राजधानी। एक राज्य है काशी और काशी की राजधानी है वाराणसी। ठीक है, तो बनारस, तो उत्तर प्रदेश का बनारस के आसपास का क्षेत्र उसको काशी कहते हैं। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी।
काशी के बारे में एक बात है कि काशी का एक राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, काशी का एक राजा कौन सा था? ब्रह्मदत्त। काशी के राजा ब्रह्मदत्त का संघर्ष कौशल के राजा दीक्षित से था। ठीक है, काशी का एक राजा ब्रह्मदत्त और कौशल का एक राजा दीक्षित। तो काशी और कौशल दोनों में ही हमेशा क्या रहा? संघर्ष रहा। तो ब्रह्मदत्त और दीक्षित दोनों में ही क्या चलता था? संघर्ष। एक समय आया जब ब्रह्मदत्त ने दीक्षित कौशल के राजा दीक्षित को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और कौशल का विलय किसमें कर लिया? काशी में। तो कौशल का विलय किसमें हो गया? काशी में। किंतु आगे चलकर के काशी में या काशी का विलय किसमें हो गया? कौशल में। तो एक शासक होता है केच नाम का। ठीक है, काशी का एक शासक होता है जिसका नाम है केस नाम के एक शासक ने आगे चलकर के काशी का विलय किसमें कर लिया? कौशल में। अभी आप इतना समझो कि काशी की राजधानी वाराणसी है, काशी के शासक प्रमुख शासक बृहदत्त थे, इनका संघर्ष कौशल के शासक दीक्षित से रहा, दोनों में संघर्ष चला और इस संघर्ष के तहत काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने दीक्षित को पराजित कर दिया और कौशल का विलय काशी में कर लिया। किंतु आगे चलकर काशी के शासक केस ने कौशल का विलय किसमें हो गया? काशी। तो आगे जब अपन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे ये महाजनपद युग समाप्त होता है और उसके बाद में एक नवीन युग प्रारंभ होता है जिसका नाम है मगध साम्राज्य। तो जैसे कि दो जनों को मिलाकर के महाजनपद बन गए, उसी प्रकार से महाजनपदों को मिलाकर के मगध साम्राज्य का क्या होगा? उत्कर्ष होगा। ठीक है, तो कौशल की राजधानी क्या हो गई? श्रावस्ती। तो काशी का विलय केस ने किसमें कर लिया है? कौशल में। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। तो वर्तमान बंगाल, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश के आसपास का जो क्षेत्र था वह है अंग महाजनपद और अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। ठीक है, अंग का विलय मगध में किया जाएगा। अंग का विलय किसमें किया जाएगा? मगध। आगे चलकर के अंग का विलय मगध में किया जाएगा और ये विलय जो करेंगे उनका नाम होगा बिंबसार। ठीक है, मगध साम्राज्य में एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है बिंबसार। ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी कौन सी होगी? वाराणसी। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है मगध महाजनपद। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है। इसी महाजनपद के द्वारा अन्य महाजनपदों का धीरे धीरे मगध में विलय कर लिया जाएगा और एक नवीन राज्य या नवीन युग का उदय होगा जिसका नाम है मगध साम्राज्य। मगध की राजधानी होती है गिरिव्रज या राजगृह। प्रारंभिक राजधानी मगध की गिरिव्रज है और आगे चलकर के इसकी राजधानी बनेगी राजगृह। ठीक है, तो वर्तमान बिहार में भागलपुर गया के आसपास का क्षेत्र है वह कौन सा है? मगध। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है चेदी और चेदी की राजधानी है सोत्थिवती। ठीक है, चेदी की राजधानी है सोत्थिवती। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है वत्स और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। अवंती की दो राजधानी थी। अवंती साम्राज्य बड़ा था तो उसकी दो राजधानी थी। वर्तमान मध्य प्रदेश मालवा के आसपास के क्षेत्र की बात है। तो अवंती की एक राजधानी है, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। कौन सी राजधानी है? महिष्मती। तो अवंती की दो राजधानियां, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। वत्स और अवंती के बारे में एक बात, ठीक है, वत्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है उसका नाम है कुरु और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है कुरु और कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगर इंद्रप्रस्थ की हम पौराणिक बात करें, कथा के अकॉर्डिंग बात करें तो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नगर को पांडवों ने बसाया था। किसने बसाया था? पांडवों ने। जब कौरवों ने पांडवों को निष्कासित कर दिया, विभाजन कर दिया राज्य का और विभाजन के बाद में पांडवों ने कौरवों से जिस क्षेत्र की डिमांड की थी या जिस क्षेत्र की मांग की थी उसका नाम था खांडल प्रदेश। खांडल प्रदेश। और इसी खांडल प्रदेश को पांडवों ने भगवान इंद्र के आशीर्वाद से बसाया, इसीलिए आगे चलकर के इसका नाम क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु साम्राज्य, कुरु महाजनपद, राजधानी कौन सी होगी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है,
इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम ही क्या है, इंद्रप्रस्थ है, या इंद्रप्रस्थ के अवशेषों पर ही दिल्ली नगर की क्या हुई थी, स्थापना। तो दिल्ली का पौराणिक नाम इंद्रप्रस्थ। महाभारत युग में इसकी स्थापना, इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना किसने की थी, पांडवों ने। किसके अवशेषों पर, खांडल प्रदेश। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है, इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है पांचाल। महाजनपद कौन सा, पांचाल। और पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और कंपिली। पांचाल की दो राजधानियां बनी, एक राजधानी है अहिछत्र और दूसरी राजधानी कौन सी, कंपिली। तो दो राजधानी वाले आपके पास अभी तक 3 महाजनपद आ चुके हैं। एक महाजनपद था जिसका नाम था मल, जिसकी राजधानी पावा और कुशीनगर। दूसरा महाजनपद है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। और तीसरा महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिछत्र और कांपिल्य। ठीक है, तो पांचाल का जिक्र भी महाभारत युग में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का एक प्रमुख शासक था, वो प्रमुख शासक और उसकी पुत्री जिसका नाम द्रौपदी, द्रौपदी को पांचाल का ही माना गया है। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन सी है, मथुरा। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है गांधार, और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। तो रामायण में राम के भाई भरत, भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नगर की क्या की थी, स्थापना। ऐसी जानकारी रामायण से प्राप्त होता है कि भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की आसपास का क्षेत्र है गांधार का। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है कंबोज, और कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। इसके बाद महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक। अश्मक की राजधानी है पुतिन या पोतिन्य। अश्मक की राजधानी है पुतिन या पोतिन्य। इसके बाद महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है विराट नगर। अगर आप इन महाजनपदों को ठीक से देखें तो इनमें से बहुत सारे महाजनपद हैं जिनका जिक्र महाभारत ग्रंथ वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे कि मत्स्य महाजनपद, जब पांडवों को वनवास की प्राप्ति होती है और 13 वर्ष का वनवास मिलता है। पांडवों को कितने वर्ष का, 13 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें से 12 वर्ष अज्ञातवास में बिताने, और 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में। अज्ञातवास से तात्पर्य है कि इस 1 वर्ष की अवधि में वे जहां भी रहेंगे पहचाने नहीं जाएंगे, वो गुप्त रूप से रहेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पहचान लिया जाता है तो उन्हें पुनः 13 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसलिए पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास जहां पर बिताया था वह राज्य था मत्स्य। मत्स्य राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास का क्षेत्र है जो मत्स्य। ये 16 महाजनपद जिनका जिक्र हमने किया, जिनमें से 14 राजतंत्र और 2 क्या थे, गणतंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी को लेकर के। ठीक है, आप ठीक है, तो ये 14 राजतंत्र और 2 क्या थे, गणतंत्र। तो आपने इस महाजनपद के चैप्टर को ठीक से देखा है। इंपॉर्टेंट यही है अभी इस समय कि आपको महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। ठीक है, गणतंत्र 2 थे, एक का नाम था मल, एक का नाम था वज्जी प्रमुख, और ये प्रमुख महाजनपद जो 14 क्या थे, राजतंत्र। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूं, ठीक है, वत्स, वत्स का राजा उदयन था। ठीक है ना, अभी जिक्र किया था स्वप्नवास दत्ता को लेकर के। तो भाष ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, भाष ने अपनी पुस्तक स्वप्नवास दत्ता में जो विषय लिया था वो वत्स के राजा उदयन और अवंती के राजा चंड प्रधोत की पुत्री जिसका नाम था स्वप्नवास दत्ता। तो दोनों की प्रेम कहानी का जिक्र भास ने अपनी जिस पुस्तक में किया उसका नाम क्या था, स्वप्नवास दत्ता। तो ये आपके 16 महाजनपद जानकारी अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्याय और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से। टोटल महाजनपद 16,
पाणिनि के अकॉर्डिंग कितने महाजनपद थे? 22, जिसमें से 14 राजतंत्र और 2 हैं गणतंत्र। इसके आगे हम नेक्स्ट मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें हमारा चैप्टर होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और मगध के 3 वंश, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और हम पढ़ेंगे नंद वंश। उसके बाद हम सीधे चलेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास के, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। धन्यवाद।